हाय गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग होंगे एकदम बढ़िया, जीवन का पूरी तरीके से आनंद उठा रहे होंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो लीजिए बच्चा पार्टी, मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम का फास्ट ट्रैक कम मैराथन। यस माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू पार्ट। बेटा ये जो नया इंट्रोडक्शन हुआ हमारे सिलेबस के अंदर, वो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। नेशनल इनकम का एकदम क्विक, क्रिस्प और एकदम कंसाइज रिवीजन लेकर आ रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए नए नोट्स बनाए हैं फास्ट ट्रैक के लिए। अब ये फास्ट ट्रैक के नोट्स टेंटेटिवली 10 एक पेज के होंगे, 10-12 पेज के होंगे। तो फास्ट ट्रैक के अंदर मैंने सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। सारे के सारे एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए नोट्स यहाँ पे डिफाइन डिजाइन ड्राफ्ट किए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी रेगुलर नोट्स में मिलेगी। एक भी लाइन यहां पर मैंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं कर रखी है। तो आप अपने रेगुलर नोट्स निकालिए और वहीं पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें मार्क करते जाइए, या फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं नेशनल इनकम। एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि ये चैप्टर जो है ये 15 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट भी पूछेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछेंगे, हमें सारी चीजों पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल इनकम के बेसिक से। आखिरकार हम नेशनल इनकम क्यों पढ़ते हैं? हम नेशनल इनकम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाए, so that we come to know about short run performance of an economy। कंट्री की शॉर्ट रन परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। नेशनल इनकम जब भी आप पढ़ेंगे तब आप लोगों को इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कैसे डिफरेंट सेक्टर इंटरैक्ट करते हैं, वे एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है। जैसे सर्कुलर फ्लो में आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहले प्रोडक्शन होता है, फिर इनकम जनरेशन होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। ये सारे प्रोसेस, ये सारे स्टेजेस कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये भी आप लोगों को सर्कुलर फ्लो के थ्रू ही पता चलेगा। ये आपको नेशनल इनकम के थ्रू पता चलेगा। सो नेशनल इनकम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्सेप्चुअल यानी कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। ये बताते हैं डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेजेस एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोवाइड यू कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल, कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इनकम आपको बताते हैं कि कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और ये कैसे इंटर रिलेटेड भी है। क्या नेशनल इनकम ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है? द आंसर इज नो। नेशनल इनकम की जानकारी सभी के लिए यूजफुल है, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी यूजफुल है, डिसीजन टेकर्स के लिए भी यूजफुल है, बिजनेसमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट के लिए तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए और कंट्री की परफॉर्मेंस के लिए। इट हेल्प्स टू मीट द नीड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट एनालिस्ट यानी कि बिजनेस बिजनेस पर्सन भी, ठीक है, पॉलिसी मेकर जो लोग पॉलिसी बनाते हैं जैसे कि आरबीआई हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, और डिसीजन टेकर्स। सर ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है इसके ऊपर किसने वर्क किया है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर वर्क किया है दो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, सिमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। नाम याद रखना है, सिमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोन। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन देखता है? सीएसओ देखता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉल करता है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इंडिया में नेशनल इनकम अकाउंटिंग कौन देखता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, क्या सर स्टेट लेवल पर भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है? यस, उसे स्टेट इनकम कहा जाता है। ये कौन करता है? सर इसे करते हैं डीईएस, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डीईएस, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आइए ये पेज हमारा हो गया, इस पे कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, इकोनॉमी के, इकोनॉमी आखिरकार वर्क कैसे करती है यही बताएगा। डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको नेशनल इनकम पढ़ के ही मिलेगा। ये बताएगा कि कैसे ट्रांजैक्शन हेल्ड होते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए यूजफुल नहीं है सर, ये प्राइवेट एनालिस्ट,
बिजनेस पर्सन, पॉलिसी मेकर और डिसीजन टेकर्स के लिए भी है। ये जो पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर वर्क किया गया है, इसका क्रेडिट जाता है दो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट सिमन कुजनेट और रिचर्ड स्टोर ने। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो भी दारमदार है, जो भी जिम्मेदारी है, वो संभालता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉल करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्या स्टेट लेवल पे भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है? द आंसर इज यस। उसे बोला जाता है स्टेट इनकम, जिसे कैलकुलेट करते हैं डीईएस, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं इस पे जरा सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब आप एक बात बताइए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मार्केट में प्राइस कैरी करती है, जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मार्केट में प्राइस फेच नहीं करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज और एक्सचेंज विथ मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकती, एक्सचेंज नहीं हो सकती। समझ गए? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेटा पैसा एक्सचेंज आवश्यक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा एक्सचेंज नहीं होगा। जरूरी नहीं है एक्सचेंज हमेशा पैसे में हो, एक्सचेंज काइंड में भी हो सकता है, बट एक्सचेंजेबल होना चाहिए। सर व्हाट इज नेशनल इनकम? आखिरकार नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम के ना बेटा बेसिकली 8 एग्रीगेट्स हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एट फैक्टर प्राइस, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस। 8 एग्रीगेट्स है, 8 डेफिनेशंस है। नेशनल इनकम को आप 8 में से कोई भी टाइप के एग्रीगेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनरली इंडिया में हम एनएनपीएफसी बोलते हैं। जनरली हम एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम मानते हैं। वैसे तो देखिए हमारे पास 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट हैं। जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी, एनडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, इतने सारे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। इसमें से हम लोगों ने किसको चुना है नेशनल इनकम एग्रीगेट? एनएनपीएफसी। लेकिन बाकी कंट्री में दूसरी चीजों को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूं नेशनल इनकम बेसिकली एकदम आसान सरल शब्दों में मुझे समझना है तो क्या है। तो बच्चा पार्टी, नेशनल इनकम का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। नेशनल इनकम की जेनरिक डेफिनेशन बताता हूं जो भैया बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं। So national income is defined as money value of final goods and services produced by normal resident operating within domestic territory in an accounting year। ये 5 एलिमेंट को अगर आपने समझ लिया तो आपने नेशनल इनकम क्या होता है ये समझ जाना है। सो नेशनल इनकम में ये 5 चीजें, नेशनल इनकम की डेफिनेशन में 5 चीजें आएगी। सबसे पहला है बेटा मनी वैल्यू। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू। किसका मनी वैल्यू? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी मनी वैल्यू, मतलब हमारे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी मनी वैल्यू। सर इसे कौन बना रहा है? हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट बना रहा है। कहां बना रहा है? हमारे देश में बना रहा है। कब बना रहा है? सर एक अकाउंटिंग ईयर में बना रहा है। तो ये 5 एलिमेंट अगर आपको समझ में आ गए तो आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूरी है। सर नेशनल इनकम को क्या बोलेंगे? एक बार फिर से डिफाइन करेगा। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली चीज क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसने प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। सर पहला सवाल, व्हाई मनी वैल्यू? देखिए नेशनल इनकम का मतलब मनी नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। नेशनल इनकम का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। पर यार कहीं चावल बन रहा है, कहीं राजमा बन रहा है, कहीं चाय बन रही है, कहीं लैपटॉप बन रहा है, कहीं मोबाइल बन रहा है, कहीं इन्फ्लुएंसर सर्विस दे रहे हैं, कहीं टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब ये सारी गुड्स एंड सर्विसेज को एक कॉमन डिनोमिनेटर के अगेंस्ट मेजर करना चाहिए। मनी क्योंकि एक कॉमन मेजरिंग रॉड है, इसलिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। तो अगर आपसे पूछे क्या मनी नेशनल इनकम है, द आंसर इज नो। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नेशनल इनकम है, पर उन्हें इजीनेस के लिए हम लोग मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे।
So why it is expressed in money value? Sir, it becomes necessary to measure their value against some commonly accepted denominator. किसी common चीज के against measure करना है. Money being the measuring rod, money के against measure करना आसान है. Sir, why value of final goods and services? Why not value of intermediate consumption? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अगर मिल्क बाय किया किसी फार्मर से, राइट, और मैंने वो मिल्क से बेटा टी बनाकर बेचना चालू किया, तो मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया है? टी. बेटा जो मिल्कमैन है या फिर जो फार्मर है उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट कौन सा था? मिल्क. तो बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं मिल्क को भी नेशनल इनकम में लेता हूं और टी को भी नेशनल इनकम में लेता हूं तो मिल्क दो बार काउंट हो गया. एक तो वो बेटा वो जो फार्मर मिल्कमैन उसने काउंट करवाया वो, और दूसरा मेरे ये चाय के दाम के अंदर तुमको लगता नहीं मैंने मिल्क का भी पैसा जोड़ा होगा? यस. तो ये तो सर डबल काउंटिंग हो गई. अगर मान लीजिए ये चाय जो है मैं बेच रहा हूं 20 रुपए में और इसमें 5 रुपए का मिल्क लग रहा है, तो बेटा मिल्कमैन ने अपने मिल्क को भी काउंट करवा लिया और मैंने ये चाय को भी पूरा 20 का 20 काउंट करवा लिया, जिसमें फिर से मिल्क काउंट हो गया. ये तो डबल ट्रिपल काउंटिंग होगी. तो सर इसको अवॉइड कैसे किया जाता है? इसको अवॉइड करना बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर करनी है. समझ में? ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड. इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम इग्नोर करते हैं. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी. सर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है आप लोगों का एक तरह से रॉ मटेरियल इनपुट. इसको इग्नोर करना. अच्छा जी. सर ये तो समझ में आ गया. नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सर इसे कौन प्रोड्यूस करता है? इसे प्रोड्यूस करता है नॉर्मल रेसिडेंट. देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट वर्ड यूज किया, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया. नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल भी आएगा, इंस्टीट्यूशंस भी आएगी. तो बेसिकली नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑर्डिनरीली उस देश में रहता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में. तो मान लीजिए मैं इस देश में रहता हूं, तो क्या मैं इस देश का सिटीजनशिप क्राइटेरिया छोड़ दीजिए, वो तो एक गवर्नमेंट गिवन क्राइटेरिया है, वो छोड़िए, मैं यहां पर रेसिडेंसी की बात कर रहा हूं. क्या मैं नॉर्मल रेसिडेंट हूं? क्या मैं इंडिविजुअल हूं? यस. क्या मैं नॉर्मली इंडिया में रिसाइड करता हूं? यस. और क्या मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करता है? यस. तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट. क्या अन अकेडमी भी नॉर्मल रेसिडेंट है? देखिए अन अकेडमी इंडिविजुअल तो नहीं है पर इंस्टीट्यूशन है. क्या वो इंडिया में ही है? यस. उसका हेड ऑफिस इंडिया में. क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है? द आंसर इज यस. तो अन अकेडमी भी एक नॉर्मल रेसिडेंट है. पर एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है, क्या वो ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता है? द आंसर इज नो. क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में? नहीं. वो जो खर्चा वर्चा कर रहा है वो बात अलग है, पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देश में नहीं है, तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है. नेक्स्ट है बच्चा पार्टी डोमेस्टिक टेरिटरी. सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारे देश की पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री. तो जो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसे कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी. तो इंडिया आप देखेंगे, इंडिया का जो लैंड मास आपको दिख रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, जियोग्राफिकल टेरिटरी है. अब इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड होगी. मान लीजिए इंडिया की कोई एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिस दूसरी कंट्री में, इंडिया का शिप, एयरक्राफ्ट, वेसल अगर बाहर के देश में तो वो इंडियन टेरिटरी का ही है. उसी तरीके से अगर दूसरी कंट्री का ऑफिस हमारे यहां पर है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का है, दूसरी कंट्री की एम्बेसीज है, तो हम उसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानते. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो सर मेरे देश की पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री लेने का ले लिया. इसके अंदर ऐड करने का मेरी कंट्री के जो ऑफिसेस है, एम्बेसीज है दूसरी कंट्रीज के अंदर, जैसे यूएस के अंदर इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वो लेने का. मेरे एयरक्राफ्ट अगर बाहर घूम रहे तो वो भी मेरे ही हैं, शिप घूम रही है वो भी मेरे ही हैं, कंटेनर कार्गोस घूम रहे वो भी मेरे इंक्लूड करें. उसी तरीके से दूसरी कंट्री के एयरक्राफ्ट, शिप अगर आ रहे तो उसको हटा देना. जैसे मेरे ऑफिसर्स दूसरी कंट्री में हैं उन्हें मैं इंक्लूड कर रहा हूं, दूसरी कंट्री की एम्बेसीज मेरे यहां पर उन्हें एक्सक्लूड करेंगे.
ठीक है, ओके। और लास्ट है बेटा अकाउंटिंग ईयर। हम बेटा एक कट ऑफ पीरियड लेते हैं, और आज ही हमने पढ़ा है अकाउंटिंग ईयर कंसिडर किया जाता है, यानी कि इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। सर जो प्रीवियस पीरियड में बना है वो प्रीवियस पीरियड की नेशनल इनकम में गया, सर जो अगले पीरियड में बनेगा वो नेक्स्ट ईयर की नेशनल इनकम में आएगा। हमें तो सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर लेना है, एक ही साल की जानकारी लेनी है। ठीक है, तो भैया देखिए, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू, समझ गए ना मनी वैल्यू क्यों, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। So why in money only? Because money is commonly accepted denominator, common measuring rod. भैया तुमको समझ में आना चाहिए कि नेशनल इनकम ही चल रहा है, टाइटल अगर अलग भी हो रहा है तो why are you spanning? Why can't you understand it is national income only? सिंपल है यार, तुम लोगों को चैप्टर उसका कंटेंट देखकर समझ में नहीं आ रहा कि चैप्टर कौन सा है। भैया क्या होगा तुम्हारा मेरे को नहीं पता। नेक्स्ट, वाई वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सर डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड्स को हटा देते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है इनपुट। ओके, देखिए बेटा फाइनल प्रोडक्ट होते हैं ना जो, वो दो टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिमांड के टॉपिक में पढ़ रखा है। एक होते हैं कंज्यूमर गुड और एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड। सर ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते तो ये फाइनल गुड्स ही हैं पर आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए, और प्रोड्यूसर गुड्स सर होते तो ये फाइनल गुड्स के लिए, होते तो ये फाइनल गुड्स ही हैं पर इसकी मदद से आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर कर। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये जो पर्सनल मोबाइल है ये फाइनल गुड है और ये मेरे कंजम्पशन के लिए है, ये मेरे कंजम्पशन के लिए, लेकिन मेरा जो ऑफिस का फोन है वो भी फाइनल गुड है, लेकिन उसकी मदद से मैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड जो कंजम्पशन के लिए होता है जैसे टीवी, फूड, होम अप्लायंस, और एक होता है प्रोड्यूसर गुड जिसकी मदद से आप फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है सर, नॉर्मल रेसिडेंट रेफर टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, दोनों आते हैं बच्चा पार्टी इसमें, तो अन अकेडमी भी आएगा, हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो देश में ही रहते हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में। याद रखिएगा नॉर्मल रेसिडेंट में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन आते हैं, रेसिडेंट वर्ड यूज किया बेटा, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया है हमने, रेसिडेंट यूज किया है, सिटीजन यूज नहीं किया। सर डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जियोग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारे देश की पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री। बेटा इसमें हमको हटाना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हटा दो, फॉरेन एम्बेसीज को हटा दो, पर सर हमारे देश की एम्बेसीज को इंक्लूड कर लो, उसी तरीके से हमारे एयरक्राफ्ट शिप वेसल को इंक्लूड करो, दूसरों के एयरक्राफ्ट शिप वेसल को हटा दो। और सर अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक साल का डेटा, अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डेटा। नाउ गिव मी अ मिनट, आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं चाय के 2 सिप लेकर आता हूँ। ठीक है, 2-5 मिनट रुकिए, आप पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए।
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बराबर। चलिए सर, अब सर ये बताइए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सरासर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता है। तीन ऐसे ट्रांजैक्शन है जिन्हें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सबसे पहला है प्योर परचेज ट्रांजैक्शन। बच्चा पार्टी, प्योर परचेज ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लीजिए यहां पर स्फूर्ति है, स्फूर्ति के पास एक मोबाइल है, स्फूर्ति ने वो मोबाइल परचेज किया था 2022 में, मोबाइल बना भी था 2022 में, तो स्फूर्ति का जो मोबाइल था वो 2022 में बना, 2022 की नेशनल इनकम में जुड़ गया। स्फूर्ति ने उसको यूज किया 2-3 साल, स्फूर्ति ने अब वो फोन आके मुझे सेल किया। बेटा इसके फोन सेल करने से क्या कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई? नहीं, बस चेंज इन हैंड हुआ है। मेरे पास की परचेसिंग पावर उसके पास गई है, उसके पास का फोन मेरे पास आया। तो क्योंकि यहां पर कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए प्योर परचेज ट्रांजैक्शन दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर आपने उस पर कुछ रिफर्बिशमेंट करी है, कुछ वैल्यू ऐड करा, तो सिर्फ एडेड पार्ट को कंसिडर करेंगे। या फिर ये फोन को बेचने के लिए रमनदीप ने ब्रोकरेज ली, उसने अरेंजमेंट करके दिया है ट्रांजैक्शन, उसने ब्रोकरेज करी। बेटा जो उसने ब्रोकरेज ली वो क्यों ली? क्योंकि उसने सर्विस इस साल दी है, तो रमनदीप की जो ब्रोकरेज वैल्यू है वो कंसिडर करेंगे। तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, मान लीजिए मैंने स्फूर्ति से फोन खरीदा, ऑलरेडी फोन पुराना है, ऑलरेडी वो काउंटिंग में आ चुका है, तो मुझे वो ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। पर अगर कुछ ब्रोकरेज वगैरह लग रही है, कुछ रिफर्बिशमेंट हो रहा है, तो वो वाला पार्ट कंसिडर किया जाएगा। देन सेकंड है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह, इनको भी एक्सक्लूड करना है। अब आप बोलेंगे क्यों? बेटा मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज करता हूं, मैंने शेयर परचेज करे अर्जुन से, आज अर्जुन के पास शेयर है, आज अर्जुन ओनर है, मैंने अर्जुन को पैसे दिए स्टॉक मार्केट के थ्रू और अर्जुन के शेयर मेरे पास आ गए, तो अब मैं ओनर हो गया। यहां पर तो सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है, यहां पर कोई नए गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, पर जो प्लेटफॉर्म है जिसने ब्रोकरेज चार्ज किया वो कंसीडर किया जाएगा नेशनल इनकम में। और लास्ट है बेटा ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को भी एक्सक्लूड करना चाहिए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है यूनिलैटरल पेमेंट, सिर्फ एक तरफा पेमेंट है जिसके बदले आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, यहां पे मनी का फ्लो तो हो रहा है, पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं, तो नेशनल इनकम में आएगा क्या? नहीं। तो भैया नेशनल इनकम में कौन चीज आएगी कौन चीज नहीं आएगी, सिर्फ मनी को मत देखिए, सिर्फ ट्रांजैक्शन को मत देखिए। सबसे पहला क्राइटेरिया, क्या कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है? इफ आंसर इज यस, फिर आगे उसका वैल्यूएशन करेंगे। प्योर परचेज ट्रांजैक्शन यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर तो सर कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटी, कुछ गुड्स प्रोड्यूस हुए क्या? नहीं, तो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। आपने सामने वाले को सिर्फ यूनिलैटरल एक तरफा पेमेंट दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट दे दिया, नेशनल इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ गए? पर ट्रांजैक्शन, ब्रोकरेज वगैरह कुछ कॉस्ट लग रही तो वो आएगा। सर थोड़ा ट्रांसफर पेमेंट, सर थोड़ा ट्रांसफर पेमेंट पे लाइट डालिए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है एक तरफा पेमेंट, यूनिलैटरल पेमेंट। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यूनिलैटरल पेमेंट फॉर विच no goods and services are produced in current year। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था 1990 से लेकर 2023 तक और फिर मैं रिटायर हो गया। बेटा मुझे हर साल सैलरी मिलती थी। सैलरी क्यों मिलती थी? क्योंकि मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, सर्विस देता था। तो क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? द आंसर इज यस।
बेटा वो ना मेरे नाम की प्रोविजन करते थे, वो पीएफ में पैसा डालते थे, ग्रेचुटी में पैसा डालते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डालते थे। अब मैं रिटायर हो गया, अब मेरे अकाउंट में 2025 2026 के अंदर ना 40 लाख रुपया है। तो क्या ये मनी आप सिर्फ पैसे को देख के इसे नेशनल इनकम में ले लेंगे? नो। क्यों सर? क्योंकि ये तो एक तरफा पेमेंट है। सर कैसे एक तरफा पेमेंट है? आपने तो सर्विस दी ना। बेटा ये पेमेंट 40 लाख रुपए इस साल आ रहा है, क्या आपने इस साल सर्विस दी है? द आंसर इज नो। तो ये 40 लाख रुपए नेशनल इनकम में नहीं आएगा। फिर सर ये जो 40 लाख रुपए आपके जमा करे वो कभी नेशनल इनकम में नहीं आएंगे? आएंगे। जिस साल आपका पेमेंट कट करके वो पीएफ में डालते थे उस साल आएंगे। तो भैया आपने सर्विस दी उस साल आपका पैसा जो था वो नेशनल इनकम में काउंट कर लिया है हमने। पर सर अभी जो पेमेंट हो रहा है वो तो एक तरफा पेमेंट हो रहा है। सर्विस दी तब, इनकम जनरेट हुई तब, नेशनल इनकम में काउंटिंग हो गई तब, पेमेंट अभी आ रहा है। सिर्फ पेमेंट को देख के नेशनल इनकम नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या है? सर ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल पेमेंट है, एक डायरेक्शनल पेमेंट है, फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विस आर गिवन इन करंट ईयर। आपने इस साल तो कोई सर्विस नहीं दी। अभी भी कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगी। जरा सोच के देखिए, आपने मान लीजिए सिर्फ 5 साल की ही आपकी जॉब है, आपने ईयर 1 में 10,000 रुपए की सैलरी ली और आपके नाम के 2,000 रुपए इन्होंने पीएफ में डाल दिए। ईयर 2 में भी आपने 10,000 की सैलरी ली, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने 2,000 रुपए पीएफ में डाल दिए। ईयर 3 4 5 में भी आपने सेम 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 सैलरी ली और आपके पैसे पीएफ में डाल दिए। अब बेटा 10th ईयर आया, 10th ईयर आपको ये समझे 6th ईयर ही आया, 6th ईयर आपको हमने पूरे के पूरे 10,000 रुपए दे दिए। तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक तरफा पेमेंट मिला है, क्योंकि आपने इस साल सर्विसेज नहीं दी है। तो सर ये 10,000 रुपए कभी काउंट नहीं होंगे? क्या होंगे। ईयर 1 में 10,000 रुपए का जो आपको पेमेंट और 2,000 रुपए का जो आपका पीएफ है, आपकी नेशनल इनकम पूरी 12,000 की दिखाएंगे। मतलब जो आपके लिए प्रोविजन करके रखी है, आपने जिस साल सर्विस दी है उस साल आपका पैसा जो है हम उसे अक्रूवल बेसिस पे दिखा देंगे। लेकिन ये पेमेंट जो इस साल हुआ है ना, पेमेंट नहीं दिखाएगा। हमने देखिए 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ले लिए, हमने 10,000 क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर जिस साल आपको पेमेंट मिल रहा है उस साल आप कोई सर्विस दे रहे हो क्या? अच्छा ये छोड़िए, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप उसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विस देते हो क्या? नहीं देते हो, तो वो भी एक ट्रांसफर पेमेंट हो गया। हेलो बेटा। सो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है यूनिलैटरल पेमेंट फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विस आर गिवन इन करंट ईयर। बेटा जो ट्रांसफर पेमेंट रिसीव करता है ना, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता करंट प्रोडक्शन में। दो टाइप के ट्रांसफर होते हैं, बस इतना याद रख लेना, ऊपर ऊपर से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बुक में नहीं है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। एक सवाल आ सकता है, नेशनल इनकम जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम मेजरमेंट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक कॉन्सेप्ट वो होता है जहां पर मेजरमेंट करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनल इनकम आप किसी एक दिन के प्रोडक्शन को काउंट करते हैं या पूरे साल भर के अकाउंटिंग पीरियड को काउंट करते हैं? सर पूरे साल भर के अकाउंटिंग पीरियड को काउंट करते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, नेशनल इनकम के अंदर हम किसी एक दिन की सिंगल आइसोलेटेड प्रोडक्शन को ना ध्यान में रखते हुए पूरे अकाउंटिंग ईयर, पूरे ओवर द पीरियड को कंसिडर करते हैं? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है? सर मैंने आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब क्लास ली, बेटा ये रिवीजन है, तब समझ में आए ना इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ, रेगुलर क्लास तो करी होनी चाहिए। अच्छा
टू मच सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम। इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इसके ऊपर तो भैया क्वेश्चन बना है, बहुत सारे क्वेश्चन बने। नेशनल इनकम के क्या क्या यूजेस हैं, नेशनल इनकम के क्या क्या यूजेस है ये भी बताता हूं, नेशनल इनकम कहां का यूज नहीं होती वो भी बता दूंगा, और वो लिख के रख लेना। देखिए नेशनल इनकम बहुत सारे तरीकों से आपकी सहायता करती है। सबसे पहले तो बिजनेसमैन को दिशा मिलती है बेटा, इट हेल्प बिजनेस टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम पर अगर आप ध्यान देंगे, ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, तो बिजनेसमैन को ग्रोथ का डायरेक्शन पता चलता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा बूमिंग सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्शरी, आप आंख बंद करके टर्शरी सेक्टर बोलोगे। क्या बिजनेसमैन को डायरेक्शन मिल गया, टर्शरी सेक्टर में जाना चाहिए। बेटा ये आपको बताता है नेशनल इनकम का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको बताता है प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, टर्शरी में कितना है बेटा। ये आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है, इनकम मेथड पता है ना, वहां पर हमको लेबर इनकम पता चल जाती है, ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल जाता है, और मिक्स इनकम भी पता चल जाती है। तो भैया ये बिजनेसमैन के लिए ही यूजफुल है, आप एक तरह से समझिए। नेशनल इनकम की मदद से बिजनेसमैन फोरकास्ट कर पाता है, वो इकोनॉमी के कंपोजिशन स्ट्रक्चर को समझ पाता है, वो इनकम कैसे बटी हुई है ये समझ पाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिजनेसमैन ही यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज करती है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है इसकी मदद से, नेशनल इनकम को ध्यान में रखते हुए। आरबीआई इन पॉलिसी को यूज करती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इनको ध्यान में रखते ही बनाई जाती है। इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू मेक वेरियस सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसी, मेक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग, कंपैरिजन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट सर, अगर हम नेशनल इनकम को फाइनेंशियल और मॉनेटरी डेटा के साथ जोड़ के देखें तो बहुत सारे एनालिसिस मिल जाते हैं। सिंपली स्पीकिंग उन्होंने क्या बोला, आरबीआई के पास भी बहुत डेटा रहता है, उसको नेशनल इनकम के डेटा के साथ जोड़ दिया जाए ना, बहुत डिटेल एनालिसिस मिलता है। और लास्टली वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमीज का कंपैरिजन नेशनल इनकम के बेसिस पे होता है। तो नेशनल इनकम के अंदर ये सारी चीजें यूजफुलनेस में आती है, जैसे बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं स्ट्रेटजाइज करने के लिए, ये इकोनॉमी का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी, इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब क्या चीजें नहीं आती है वो भी लिख लीजिए बेटा। नेशनल इनकम की मदद से आप क्या क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप उसकी मदद से इन्फ्लेशन नहीं कर सकते कैलकुलेट, आप उसकी मदद से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप इसकी मदद से पॉवर्टी, लिटरेसी लिख लीजिए, एजुकेशन स्टेटस, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये लिखना है आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेशनल डेट और फिस्कल डेफिसिट नहीं कैलकुलेट कर सकते।
ठीक है, लिख लीजिए बेटा, आप ये सारी चीजें नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्या कर सकते हैं ये पता होने के साथ साथ क्या क्या नहीं कर सकते ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कौन कैलकुलेट करता है? सर इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई कैलकुलेट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, एजुकेशनल स्टेटस, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, नेशनल डेट, फिजिकल डेफिसिट, बेटा ये कहीं से कहीं तक प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। ठीक है, लिख लिया। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र देख लो या कोंकण एरिया देख लो, कोस्टल एरिया देख लो, उनका रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग रहता है, वो उनकी डेमोग्राफी है। पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। ठीक है, ओके। सर नेशनल इनकम की ना बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। जैसे सर नेशनल इनकम हमको कितनी नेशनल इनकम है ये बताता है, पर सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे लाइट ही नहीं डालता है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को कम करने की कोशिश ही नहीं करता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट क्लियरली रिफ्लेक्टेड। भैया गैप बिटवीन रिच एंड पुअर तो बढ़ती जा रही है। नेशनल इनकम आपको बताता है कि समझो एक परिवार है और उस परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 लोग टोटल कितना कमा रहे हैं, और उसमें छोटा बेटा कितना कमा रहा है, बड़ा बेटा कितना कमा रहा है, इस गैप के ऊपर फोकस ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जीडीपी बढ़ाने के लिए अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, वैसे ही बढ़ेगा जीडीपी, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर है, तो ऐसी नेशनल इनकम किस काम की? अगर जीडीपी बढ़ाना पड़ रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, लीजर यानी आराम के बिना, तो ये रियल साइन थोड़ी है वेलफेयर का। अच्छा नेशनल इनकम आपको बताता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उनकी मनी वैल्यू बताता है। वो बताता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ, वो ये नहीं बताता कि क्या प्रोड्यूस हुआ। हाउ मच इज प्रोड्यूस जीडीपी को डिटरमाइन करता है, क्या प्रोड्यूस किया इस पर फोकस ही नहीं। कई बार लोग कैपिटल गुड्स बनाते हैं, कैपिटल गुड्स से नेशनल इनकम बढ़ता है, पर बेटा अगर आप सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाओगे, कंज्यूमर के लिए गुड्स नहीं बनाओगे, तो वेलफेयर कैसे इंक्रीज होगा। और लास्ट है बेटा नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन सच एज म्यूजिक, लीजर, आराम पे तो ध्यान ही नहीं दिया तुमने। तो नेशनल इनकम की भर भर के लिमिटेशन है। जैसे नेशनल इनकम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इंप्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ लेजर, आराम को आपको साइड में रखना पड़ रहा है, तो किस काम का इंक्रीज इन नेशनल इनकम आपको कितना प्रोड्यूस हुआ ये बताता है, क्या प्रोड्यूस हुआ ये नहीं बताता। नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है कैपिटल गुड्स के कारण, प्लांट एंड मशीनरी के कारण, तो ये भी वेलफेयर का साइन नहीं है। और सर इन्होंने तो लेजर को तो मार्केट से ही निकाल दिया, ध्यान से ही निकाल दिया। अब सर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है। अभी तो आपने इमोशनल बातें कर दी कि सर ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, सर ये वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम समस्या क्या आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम सब देखेंगे। सबसे पहली टेक्निकल प्रॉब्लम, नेशनल इनकम की एक सिंगल डेफिनेशन है ही नहीं। देयर आर बेसिकली 8 डिफरेंट नेशनल इनकम एग्रीगेट। कोई कंट्री कुछ अडेप्ट करती है, कोई कंट्री कुछ अडेप्ट करती है, तो बेटा एक कोई सिंगल यूनिफाइड डेफिनेशन ही नहीं है। दूसरी समस्या, आपने बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करना, कैसे समझेगा कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस कौन सा है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा है, ये भी एक समस्या। तीसरा, ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड इशू। मैंने अर्जुन को 20 लाख रुपए डाल दिए, सरकार को तो लगेगा ना कि अर्जुन ने कोई सर्विस दी होगी आदित्य सर को, तभी आदित्य सर ने 20 लाख रुपए डाले, तो सरकार 20 लाख रुपए डाल के बैठ जाएगी। बाद में पता चलेगा अरे वो तो ट्रांसफर पेमेंट था, उसके एजुकेशन को स्पॉन्सर किया। तो ये भी बहुत बड़ा लफड़ा आता है कि जहां भी मनी दिखती है गवर्नमेंट को लगता है ये तो नेशनल इनकम है, लेकिन अधिकतर वो ट्रांसफर पेमेंट निकलता है। मान लीजिए मेरी मम्मी ने उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए, दिस इज प्योरली अ ट्रांसफर पेमेंट, कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुई, तो गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ जाती है। तीसरा, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ध्यान से सुनिएगा, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ये जरा ध्यान से सुनना, सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। बेटा आप लोगों को पता है
मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लेकर आ रहा हूं 1 लाख रुपए का, और मैं इसको 10 साल तक यूज करने वाला हूं, तो मैं हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा 10 ईयर तक। मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं भैया जब मैं एसेट ही 10 साल यूज करने वाला हूं तो उसका डेप्रिसिएशन भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। नेशनल इनकम की समस्या, जिस साल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसी साल लेना। मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी 300 करोड़ रुपए का लगा दिया, अब भैया जिस साल लगाए वो उसी साल की नेशनल इनकम में आ रहा है, उसका बेनिफिट अगले ईयर्स में मिल रहा है, तो भी आपने जिस साल प्रोड्यूस हुआ उसी साल में सब ले लिया, तो कभी कभी ना नेशनल इनकम सडनली शूट अप हो जाती है। सो सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स के केस में प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। बच्चा बड़ी ध्यान से सुनना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आप सभी बच्चों को पता है। मान लीजिए मोबाइल है आज 1 लाख रुपए का, यह है इसका करंट प्राइस। अगर मैं इसका बेस ईयर का प्राइस निकालूं, लेट से हमारा बेस ईयर कौन सा है 2010 2011, बेस ईयर में इसका प्राइस होना चाहिए था 30,000 रुपए, बराबर है, कोई तकलीफ नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब आज जो 1 लाख रुपए का फोन मिल रहा है वो ईयर 2010 2011 में कितने रुपए का मिलता है वो निकाला जा सकता है। लेकिन इमेजिन करिए अन अकेडमी क्या करेगी। अन अकेडमी का आज आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है 10,000 रुपए में। अन अकेडमी अपना 2010 2011 का बेस ईयर का प्राइस निकाल ही नहीं सकती, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकाल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अन अकेडमी 2010 2011 में तो स्टैब्लिश्ड ही नहीं थी। समझ में आया आपको मेरी बात? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। सर जो नए गुड्स हैं उनका बेस प्राइस पुराना प्राइस कैसे निकाले, ये भी तो एक समस्या है। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज 10 रुपए में कर देती है। गवर्नमेंट आपको डिफेंस की सर्विस फ्री में देती है, तो क्या उसे नेशनल इनकम में नहीं लेना? और अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी मनी वैल्यू तो 0 रखी है तुमने, या 5-10 रुपए रखे, तो बहुत समस्या है। कई बार डेटा अवेलेबल होता ही नहीं है, इनएडिक्वेट है, अनरिलायबल है, भरोसेमंद डेटा ही नहीं है। समझे? नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। कुछ लोग बार्टर कर रहे हैं बेटा, लोग बार्टर कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, मनी इज नॉट नेशनल इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नेशनल इनकम है। तो मान लीजिए दो लोग बार्टर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेशनल इनकम में दिखना चाहिए था, पर क्योंकि ये बार्टर कर रहे हैं मनी वैल्यू आई नहीं, नेशनल इनकम में आई। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैंने 3 एकड़ के अंदर अनाज उगाया और उसे खुद ही यूज किया, किसी को बेचा नहीं बेचा। गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हुए थे, नेशनल इनकम में आना चाहिए था, पर क्योंकि मनी वैल्यू नहीं थी गायब हो गया। बहुत समस्या है। तो सबसे पहले तो एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है आपकी, यहां पर नो सिंगल डेफिनेशन। दूसरा, सर कभी कभी तो समझ में नहीं आता फाइनल गुड्स कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है। तीसरा, कभी कभी पैसा दिखता है तो हम नेशनल इनकम में डाल देते हैं, पर पता चलता हो तो ट्रांसफर पेमेंट है। सर ड्यूरेबल गुड्स के केस में इशू क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट नॉट फॉलोड। अगर ये एसेट आपको 10 साल बेनिफिट देने वाला है तो भैया आप इसके 10 टुकड़े करिए और हर साल नेशनल इनकम में 1/10 पार्ट ऐड करिए, पर ऐसा नहीं होता है, जिस साल बना उस साल लेंगे। सर कोई गुड्स अगर बेस ईयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो उसका प्राइस कैसे निकाले, कांस्टेंट प्राइस निकालने के लिए। गवर्नमेंट की सर्विसेज तो हाईली अंडर वैल्यूड या 0 में मिलती है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें। डेटा जो मिलता है अनरिलायबल है, अधूरा रहता है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर यानी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर पैसे की बात ही नहीं हो रही है। तो देखिए ट्रांसफर पेमेंट में उल्टा इशू है, पैसा है पर सर्विस ही नहीं है, और नॉन मोनेटाइज सेक्टर में सर्विस है पर पैसा ही नहीं है। ये जबरदस्ती गरीब का बच्चा काउंट हो जाता है, और ये दोनों चीजें काउंट ही नहीं हो पाती, ये समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीडीपी एंड वेलफेयर। सर क्या जीडीपी को हम वेलफेयर का मेजर मान सकते हैं?
मतलब सर क्या हम कह सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वेलफेयर इंक्रीज हो रहा होगा, और जीडीपी डिक्रीज हो रहा है तो वेलफेयर डिक्रीज हो रहा होगा? देखिए थंब रूल के हिसाब से अगर आपसे यस और नो में आंसर पूछा जाए तो आप पहले तो बोलना यस, पर कुछ एक्सेप्शंस है। कई बार दो कंट्री की जीडीपी सेम रहती है पर एक कंट्री के लोग ज्यादा खुश है क्योंकि वहां पे लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छा वर्क कल्चर मिल रहा है, अच्छी सर्विसेज मिल रही है। तो सर सिर्फ जीडीपी वेलफेयर का साइन है ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है कुछ कंट्री के अंदर वेलफेयर ज्यादा है, लोग हैप्पी ज्यादा है पर जीडीपी कम है। कुछ कंट्री में ऐसे जीडीपी ज्यादा है पर वेलफेयर कम है। तो जीडीपी और वेलफेयर जनरली डायरेक्टली रिलेटेड है जनरली, पर यार एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो इज जीडीपी अ साइन ऑफ वेलफेयर? जीडीपी इज साइन ऑफ वेलफेयर। इंक्रीज इन जीडीपी इंक्रीजेस वेलफेयर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ब्लंटली पूछा जाए तो यस, बट मे बी इसमें कंडीशंस भी है। कंट्री में है सेम नेशनल इनकम, दो कंट्री की नेशनल इनकम सेम हो सकती है, पर कैपिटा इनकम सेम हो सकती है, पर एक कंट्री ज्यादा खुश है दूसरी नहीं। कई बार वेलफेयर ज्यादा इंक्रीज होता है लेकिन जीडीपी नहीं, कई बार जीडीपी इंक्रीज होता है पर वेलफेयर नहीं। एग्जांपल देता हूं, कुछ कंट्रीज अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह कैलकुलेट करती है, उन लोगों को फ्रीबीज देती है, उन लोगों को अच्छा वर्क कल्चर देती है, अच्छा इन्वायरमेंट देती है, 4 days अ वीक देती है, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव देती है। तो इससे जीडीपी तो नहीं बढ़ा पर वेलफेयर बढ़िया। कुछ कंट्रीज है जो अपने लेबर को कोई सुविधा नहीं देती, बस प्रोडक्शन 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 बढ़ाई जाती है। मतलब एक्सेप्शन है। आप मुझसे जनरली स्पीकिंग बोलेंगे ये जीडीपी बढ़ना वेलफेयर बढ़ने की निशानी है, बट जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट इन इंडिया। सर ये सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट क्या है? बेटा देखिए इंडिया के अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉल होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, वो हमारे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट। बात समझ में? सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट। सो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कंप्यूट करते हैं स्टेट इनकम एंड डिस्ट्रिक्ट इनकम। जैसे बेटा हमारा देश नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, वैसे हर स्टेट स्टेट इनकम और हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला डिस्ट्रिक्ट इनकम भी निकालता है। सर इससे क्या मिलता है आपको? बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत बड़ा डेटाबेस मिलता है। ये बेसिकली नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी स्टेट इनकम निकालते हैं। सर इसे कौन करता है? नेशनल लेवल पे तो सीएसओ करता है, लेकिन स्टेट लेवल पे डीईएस डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सर ये कहीं अड़ जाते हैं, इनको तकलीफ आती है तो सीएसओ इनकी हेल्प करता है ना। सर पर कैपिटा स्टेट इनकम निकाल रहे हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा स्टेट इनकम कैसे निकलेगी? सर स्टेट की इनकम लो डिवाइडेड बाय स्टेट की पॉपुलेशन। एक समस्या आती है सर, जैसे मुंबई में बैंक है लेकिन वो सर्विस तो पूरे इंडिया में देते हैं, तो ये किसकी स्टेट इनकम में आएगा? माना नेशनल इनकम में आप कहीं भी इसको काउंट करो चलेगा, पर सर अगर स्टेट इनकम में लेना तो महाराष्ट्र की स्टेट इनकम में लेना या अलग अलग जगह की स्टेट इनकम में लेना। रेलवे अगर एमपी से शुरू होकर जम्मू में जाती है, यूपी में भी घूम रही है, राजस्थान में भी घूम रही है, तो सर ये जो सर्विस है कौन से स्टेट में लेना, ऐसी एक्टिविटीज को बोला जाता है सुप्रा रीजनल सेक्टर। इन्हें कोई सूटेबल तरीके से बांट दिया जाता है, वो हमारा मसला नहीं है। ठीक है। सो भैया प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी अपनी स्टेट इनकम और डिस्ट्रिक्ट इनकम निकालते हैं। इससे हमको बहुत बड़ा डेटाबेस मिलता है। इसे स्टेट इनकम या नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। कौन करता है इसे? सर डीईएस, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डीईएस बोलते हैं ना। अगर इनको सहायता चाहिए तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नेशनल पॉपुलेशन। पर कैपिटा स्टेट इनकम कैसे निकलेगा? स्टेट इनकम डिवाइडेड स्टेट पॉपुलेशन।
सर कुछ सर्विस है, रेलवे, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये बॉर्डर्स क्रॉस करती है, अलग अलग स्टेट में जाती है, इनका क्या करना, इन्हें कोई ना कोई सूटेबल बेसिस पे बांट देना। द एस्टिमेटेड वैल्यू इन दिस केस इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दे, इसे बोलते हैं सुप्रा रीजनल सेक्टर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है बेटा, अगर आप पूरी इकोनॉमी को वर्क कैसे करता है ये समझना चाहते हैं, अगर आप पूरी इकोनॉमी की वर्किंग को जानना चाहते हैं, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द थिंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरी की पूरी इकोनॉमी की वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बाय डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ पाई। सर व्हाट पाई? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। यानी कि बेटा इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है उसके बदले फैक्टर इनकम, और वे लोग उस इनकम को करते हैं एक्सपेंड, वो करते हैं एक्सपेंड यानी खर्च, तो फिर से होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर इनकम आएगी, फैक्टर इनकम आएगा तो एक्सपेंडिचर होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाता है, इसे ही बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रोडक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वे इनकम जनरेट करते हैं, इनकम को एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंडिचर करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस बाय करते हैं, गुड्स एंड सर्विस बाय करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली एंडलेसली चलता जाता है, इस प्रोसेस का कोई स्पेसिफिक एंड या स्पेसिफिक बिगिनिंग नहीं है, इसलिए इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पिन पॉइंट करता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इट इज कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ पाई। Circular flow of income refer to continuous circulation of production, income generation and expenditure involving different sector of economy. All these three phases देखिए इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन से भी जुड़ा है, इनकम से भी जुड़ा है, इनकम प्रोडक्शन से भी जुड़ा है, एक्सपेंडिचर से भी जुड़ा है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर से भी जुड़ा है, इनकम से भी जुड़ा है। सो ऑल दिस थ्री फेजेस आर इंटरलिंक्ड। कौन से तीन फेजेस हैं सर? सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम जनरेशन और तीसरा एक्सपेंडिचर। ये समझ में आया? सर तीन फेजेस बताइए वापस से। यस, सो बेसिकली वी हैव थ्री फेजेस। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है भैया, यहां पर फर्म्स प्रोडक्शन करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की मदद से। सो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? अभी देखिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे इन्होंने मदद करी ना प्रोडक्शन करने में, तभी इनकम जनरेट करेंगे। लैंड के केस में रेंट, लेबर के केस में वेजेस, कैपिटल के केस में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के केस में प्रॉफिट। तो भैया प्रोडक्शन तो हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर इनकम मिलेगी। कौन सी इनकम सर? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। ठीक है सर, इन इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलता है। फिर एक्सपेंडिचर फेज में अब सर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा है, उसने मेहनत करी, पैसा कमाया, इनकम आई, अब वो इसे एक्सपेंड करेगा और फिर से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा। द इनकम रिसीव बाय डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट। These expenditure lead to further production of goods and services. ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ना आपको दो फ्लो देखने को मिलेंगे, एक तो रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। आइए समझते हैं रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। सिंपली स्पीकिंग मैं यहां पर टू सेक्टर मॉडल लेता हूं, हाउस होल्ड सेक्टर और मैं यहां पर लेता हूं फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, सबसे पहले फैक्टर सर्विस देता है, इन्हें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस फैक्टर सर्विस के बदले इसे क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। इस इनकम को वो करता है एक्सपेंड, जिसके बदले उसे मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज देगा फर्म को, उसके बदले उसे इनकम मिलेगी, इनकम जो आएगी उसे एक्सपेंड करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे।
तो आप यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को जो फैक्टर सर्विस दी और फर्म ने जो इसे गुड्स एंड सर्विसेज दिए, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का मोमेंट है। तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। क्यों? क्योंकि यहां पे रियल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप देखेंगे, फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम दी और फर्म ने उसे एक्सपेंड किया। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये है मनी फ्लो, यहां पैसे का फ्लो हो रहा है। ये दोनों फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे आपने सर्विस दी, ये रियल फ्लो है, उसके बदले पैसा मिला, ये मनी फ्लो है। आपने खर्चा किया, ये मनी फ्लो है, उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिले, ये रियल फ्लो है। तो अगर कोई आपसे पूछे रियल फ्लो का मतलब क्या है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को और फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज देती है रियल फ्लो। लेकिन फर्म जो इनकम देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंड करता है वो मनी फ्लो। देखिए समझ में आया क्या? रियल फ्लो क्या होता है? सर रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस एंड फ्लो ऑफ गुड्स। हाउस होल्ड सेक्टर ने जो सर्विस दी और गुड्स लिए, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, पैसे की बात नहीं हो रही है। लेकिन उनका करस्पॉन्डिंग अगर पैसे की बात कर रहे हो, जैसे कि इनकम मिली, जैसे कि खर्चा किया, वो मनी फ्लो है। ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली हमारे पास ना सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 सेक्टर मॉडल आएगा, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी ऐड करेंगे और 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ऐड करेंगे। आइए पूरा सर्कुलर फ्लो को समझ लेते हैं कि कौन सा सेक्टर क्या क्या करता है, पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे तो आप इसकी बाद में फोटो भी निकाल लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे 4 सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सभी सेक्टर के सभी रोल्स देख लेंगे आप, और मैं अज्यूम करता हूं आप लोगों को बेसिक चीजें तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, चारों सेक्टर को नाम देते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या करता है वो सारी चीजें देखते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर, ध्यान से देखिएगा, हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले तो इनको फैक्टर सर्विस देगा, देगा कि नहीं देगा? फैक्टर सर्विस देगा। इस फैक्टर सर्विस के बदले वो क्या लेगा बेटा? वो लेगा इनसे इनकम, जिसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। अब जो इनकम आई है, उस इनकम का एक हिस्सा करेगा एक्सपेंड, ठीक है, एक हिस्सा करेगा सेव और एक हिस्सा देगा टैक्स। बताइए, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा, उन सर्विसेज के बदले मिलेगी इनकम। इनकम को खर्च भी करेगा, थोड़ा सेव भी करेगा, कुछ टैक्स भी भरेगा। और फर्म इसको क्या देगी? फर्म इसको देगी गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इतना समझ में आ रहा है क्या आपको? ये इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन अगेन एंड अगेन से मैं आपको 5 से 6 पेज का समराइजेशन सिर्फ इस ग्राफ में दूंगा, डायग्राम में। ठीक है, अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर क्या गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या वे लोग गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं।
समझो मैं आरटीओ में काम कर रहा हूँ, पुलिस में काम कर रहा हूँ, क्या उसके बदले गवर्नमेंट भी मुझे इनकम दे सकती है? यस। और कभी कभी ना गवर्नमेंट हमको ट्रांसफर पेमेंट भी देती है। ये इसके सारे रोल्स है, समझ लीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले तो फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, या फिर वो फैक्टर सर्विसेज देता है गवर्नमेंट को। उस फैक्टर सर्विस के बदले उसको मिलती है बेटा फैक्टर इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट को सर्विस दी तो गवर्नमेंट इनकम देगी। अब वो इस इनकम को करेगा एक्सपेंड, कुछ हिस्सा करेगा खर्च, कुछ हिस्सा करेगा सेव, और कुछ हिस्सा भरेगा टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, और उसको गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलेंगे, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ट्रांसफर पेमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके रोल। अब नेक्स्ट हम फर्म्स के रोल देखते हैं। फर्म क्या क्या करेगी? फर्म सबसे पहले तो फैक्टर सर्विस रिसीव करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम भी देगी, और साथ ही साथ बेटा इन्वेस्टमेंट भी करेगी। ये तो एक रोल हो गया। गवर्नमेंट को वे लोग गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेंगे, और बेटा वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देंगे। गवर्नमेंट से बेटा वे लोग सब्सिडीज लेंगे, ट्रांसफर पेमेंट लेंगे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का भी पेमेंट लेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या लेन देन है सर? सर ये लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये लोग इंपोर्ट भी करेंगे। तो फर्म के रोल देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विस लेगी, प्रोडक्शन करेगी, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेगी, गवर्नमेंट को भी सर्विसेज देंगी, उनसे भी पेमेंट लेगी, उनको टैक्सेस देगी, सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट भी लेंगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेन देन। सर गवर्नमेंट का रोल क्या है? सिंपली दिख रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट तुम लोगों को ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट तुमसे सर्विसेज और गुड्स लेती है, उसके बदले पेमेंट भी देती है। अच्छा एक और चीज है, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, हाउस होल्ड सेक्टर भी बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सर्विस दे सकता है। फैक्टर सर्विस गिवन, जैसे मैं यहाँ इंडिया में बैठ के बेटा यूएस के लिए काम कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं फैक्टर सर्विस ले भी सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए एनएफआई आता है, क्योंकि प्लस क्लास का सिलेबस खत्म हो चुका है। कल से तो बेटा नई बैच चालू होगी, तो आपको पुरानी क्लास क्यों दिखेगी? और कितनी फालतू बात है, अगर आप लास्ट क्लास तक पहुंच गए हैं मेरी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि सिलेबस पूरा हो गया। और आप सिर्फ ये देख रहे सर की प्लस क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने अब तक सिलेबस अच्छे से देखा ही नहीं कि सर ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। मेरा सिलेबस कब का कंप्लीट हो गया? लास्ट वीक ही। ठीक है, यहाँ पर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। कौन सा चैप्टर कराएंगे यहाँ पे? हवले। अब नई बैच है, नई बैच को फर्स्ट चैप्टर से ही करवाएंगे? क्या सवाल पूछते हैं, रेथोरिक क्वेश्चन, सवालों का जवाब भी तेरा बनता नहीं है, वो पूछते हो तुम लोग। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टोल्ड यू, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू सेशन जो आपके होंगे
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हुआ करेंगे। आ गया मॉक देखिए, बढ़िया। किसी को सर्कुलर फ्लो में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो चलिए देखिए, 4 सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर के रोल समझ में आ गए, आपको रोल लिखने थोड़ी सिर्फ समझना है। बिजनेस सेक्टर फर्म या प्रोड्यूसर के रोल समझ में आ गए, गवर्नमेंट के समझ में आ गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के समझ में आ गए। तो 2 सेक्टर मॉडल कभी बोला गया तो उसमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म रहते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट को भी लेकर आते हैं, और 4 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है मतलब इंपोर्ट हो रहा होगा, मतलब एक्सपोर्ट भी हो रहा होगा। और अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो आप, इसका मतलब ये ओपन इकोनॉमी है। इसके अलावा ये 2 इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। अच्छा सर, अब बताइए 2 सेक्टर मॉडल। अब हमें सीखना है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल और इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपकी बुक में तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, किसी काम का नहीं है वो एक्सप्लेनेशन, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना काम का। ऑलरेडी मैंने आपकी बुक में भी हाईलाइट करके दे रखा है, हाईलाइटेड पार्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 2 सेक्टर मॉडल को समझते हैं विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा सबसे पहले विल स्टार्ट विद 2 सेक्टर मॉडल। बेटा 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट में हाउस होल्ड सेक्टर रहता है और फर्म रहती है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, उसके बदले उसको मिलती है फैक्टर इनकम। जितनी इनकम मिलती है सारी की सारी इनकम कर देता है वो एक्सपेंड, और उसके बदले उसको मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर अजम्पशन ये है कि कोई सेविंग नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहती है, क्योंकि यहां पर कोई लीकेज, कोई इंजेक्शन नहीं, सर्कुलर फ्लो कांस्टेंट रहता है। वेरी सिंपल, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, फर्म उसके बदले देती है फैक्टर इनकम। जितनी इनकम मिलती है उसे करते हैं एक्सपेंड, और उसके बदले बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर सेव भी नहीं करता, फर्म इन्वेस्ट भी नहीं करती, कोई लीकेज नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, बेटा सर्कुलर फ्लो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। बात समझ में आई? ये 2 सेक्टर मॉडल। सर आपने एक वर्ड यूज किया लीकेज और इंजेक्शन, ये क्या है? आइए उसे भी समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं 2 सेक्टर। सर आप इतना सब पढ़ा रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सिर्फ एक लाइन, एक कंक्लूजन पूछी जाएगी जो मैं आपको बता दूंगा। 2 सेक्टर मॉडल विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों को ध्यान में रखें। तो यहां पर रहेगा हाउस होल्ड सेक्टर, यहां पर रहेगी फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन फैक्टर सर्विसेज के बदले इसको क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम। अब 2 सेक्टर मॉडल के अंदर इनकम का एक हिस्सा ये करेगा एक्सपेंड, और एक हिस्सा करेगा ये सेव। जैसे ही ये सेव करेगा, आप देखिए ना, वो पैसा इकोनॉमी के बाहर निकल गया। तो कहना से 2 सेक्टर मॉडल में, 2 सेक्टर मॉडल में जो आप सेविंग्स करते हैं वो एक तरह से लीकेज है, ठीक है बेटा। ये जो सेविंग्स है ना, आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में करते हैं, और फिर फर्म यहां से इन्वेस्टमेंट उठा लेती है। तो कहना है से ये इन्वेस्टमेंट से पैसा इकोनॉमी में वापस आ जाता है। कहना है कॉल दिस एज इंजेक्शन। तो आपके पास जो पैसा आता है, सर्टेन अमाउंट यू एक्सपेंड, सर्टेन अमाउंट यू सेव। सेविंग से सर्कुलर फ्लो के बाहर पैसा चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लीकेज। सर लीकेज की कोई डेफिनेशन? यस, विड्रॉवल ऑफ मनी, रिमूवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो इज लीकेज। सो सेविंग इज लीकेज, और पुटिंग बैक मनी इज इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट से इंजेक्शन हो जाता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, 2 सेक्टर मॉडल में अगर सेविंग और इंजेक्शन, सॉरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी कि लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन है, तो सर्कुलर फ्लो कांस्टेंट है। सर अगर सेविंग यानी कि लीक ज्यादा है तो सर्कुलर फ्लो श्रिंक होगा, और सर अगर लीकेज कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो सर्कुलर फ्लो एक्सपांड होगा। अरे बहुत सिंपल है। आप जो पैसा सेव कर रहे हो इकोनॉमी के बाहर जा रहे, सेविंग इज लीकेज, और बैंक से पैसा बोरो करके इन्वेस्टमेंट है वो इंजेक्शन है। अगर दोनों बराबर हैं तो सर्कुलर फ्लो कांस्टेंट है। सेविंग यानी लीकेज ज्यादा है, सर्कुलर फ्लो श्रिंक होगा। सेविंग्स अगर कम है तो सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 2 सेक्टर में लीकेज कौन सा है,
टू सेक्टर में इंजेक्शन कौन सा है, इक्विलिब्रियम कब होता है, सर्कुलर फ्लो श्रिंक कब होता है, सर्कुलर फ्लो बढ़ता कब है, बस यही पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो थोड़ी पूछने वाले आपसे। ठीक है, अब आइए थ्री सेक्टर में। अरे बहुत सिंपल है भाई, अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर की। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर रहेगा, फर्म रहेगा और गवर्नमेंट भी रहेगा। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को। इस फैक्टर सर्विस के बदले उसको मिलेगी फैक्टर इनकम। इनकम का एक हिस्सा करेगा एक्सपेंड, और जैसे ही एक्सपेंडिचर करेगा इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा। लेकिन एक हिस्सा ये करेगा सेव, ये सेविंग लीकेज है, और एक हिस्सा टैक्स भी देगा। तो क्या मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं, अब तो दो लीकेज आ गए, एक तो जो आप सेविंग कर रहे थे और जो आप एक टैक्स दे रहे हो। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट में, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है, फर्म से माल गिट्टी रेती पत्थर खरीदती है बेटा। गवर्नमेंट भी तो सर्विसेज लेती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो इंजेक्शन भी है। सर कौन सा इंजेक्शन है, एक तो इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है और एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। अगर ये दोनों इक्वल रहे, लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, तो सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम में। अगर S plus T यानी लीकेज इज मोर देन इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो विल श्रिंक। एंड इफ S plus T इज लेस देन I plus G, लीकेज कम है, इंजेक्शन ज्यादा, सर्कुलर फ्लो विल ग्रो। सिंपल एज दैट। नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं थ्री सेक्टर की लीकेज बताओ, बोलेंगे S plus T, इंजेक्शन बताओ I plus G, दोनों इक्वल है, इक्विलिब्रियम है। सर अगर लीकेज ज्यादा है तो सर्कुलर फ्लो श्रिंक होगा, लीकेज कम है सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। अब फोर्थ सेक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं। अब मेरे को बताइए, थ्री सेक्टर की लीकेज बताइए S plus T, और इंजेक्शन बताइए I plus G। सिमिलरली जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से बाहर से पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट इज डिनोटेड बाय एक्स, इज इट इज इंजेक्शन। और इंपोर्ट करोगे तो आपका पैसा बाहर जाएगा, वो है लीकेज। अगर मान लीजिए बराबर है तो सर्कुलर फ्लो कांस्टेंट है। अगर सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट से, तो सर्कुलर फ्लो विल श्रिंक। और अगर सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंजेक्शन इज लेस देन I प्लस G प्लस X, सर्कुलर फ्लो विल इंक्रीज। इतना ही पूछने वाले हैं, और ये सब आपकी बुक के अंदर है, 5-5 6-6 पन्ने दे रखे, पर है अल्टीमेटली इतना ही। मतलब सर सर्कुलर फ्लो की मदद से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पता कर सकते हैं, सर्कुलर फ्लो की मदद से हम डिफरेंट सेक्टर कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, ये पता कर सकते हैं। यस, यू कैन नो एवरीथिंग। आइए देखते हैं। अरे बहुत इजी है भाई। टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, यहां पर दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म। कोई सेविंग नहीं करने वाला, कोई सेविंग नहीं करेगा, सारा का सारा पैसा खर्च कर देंगे। फर्म के पास जितना पैसा आएगा फर्म भी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इन टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इट इज अज्यूम दैट ऑल इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड इज स्पेंट। ये तो हमने देखा ही है, कोई सेविंग नहीं हो रही, कोई टैक्स नहीं हो रहा, सब खर्च कर रहे। फर्म भी कुछ नहीं रख रही है अपने पास, सारा का सारा बेटा आपको फैक्टर इनकम दे रही है फ्रॉम द फर्म, while the proceeds are distributed as factor income. In another word, there is no leakage, there is no injection. यहां पर टोटल प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना ही कंजम्पशन है, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, जितना रियल फ्लो है उतना ही मनी फ्लो। अरे ये इकोनॉमी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम है, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे लीकेज ही नहीं है ना, और इंजेक्शन भी नहीं है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में अजम्पशन सुनिएगा, सेविंग जो है वो सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फर्म कर सकती है, याद रखिएगा, ये कंपलसरी है। कल करके बोलेंगे कि फर्म्स भी सेविंग करें, नहीं चलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी बेटा इन्वेस्टमेंट कर रहे, नहीं चलेगा। यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा सेविंग इज डन बाय हाउस होल्ड एंड नॉट फर्म। आप डायग्राम याद रखो, आपको सब याद आ जाएगा। सेविंग इज मेड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, घर में जेब में आटे के डब्बे में नहीं रखना, बैंक में डालना पैसा। अब यहां पर आपको एक लीकेज मिलेगी,
सेविंग विल एक्ट एज लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट विल एक्ट एज इंजेक्शन। अगर सेविंग सेविंग बोले तो लीकेज इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट यानी इंजेक्शन। लीकेज और इंजेक्शन सेम है, सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम में। अगर सर लीकेज ज्यादा है सर्कुलर फ्लो डिक्लाइन होगा, लीकेज कम है सर्कुलर फ्लो राइज होगा। बस आपको इतना याद रखना है, एस इज इक्वल्स टू आई इक्विलिब्रियम, एस इज ग्रेटर देन आई लीकेज ज्यादा है डिक्लाइन होगा सर्कुलर फ्लो, एस इज लेस सेविंग्स आर लेस लीकेजेस आर लेस सर्कुलर फ्लो विल एनहांस। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या ही होगा आप बताइए, एस प्लस टी दो लीकेज है सेविंग और टैक्स, ये इक्वल है आई प्लस जी, लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम, एस प्लस टी इज इक्वल्स टू आई प्लस जी इक्विलिब्रियम। सर अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा है लीकेज ज्यादा है सर्कुलर फ्लो विल डिक्लाइन, ये वाला हिस्सा ज्यादा है आई प्लस जी ज्यादा है तो सर्कुलर फ्लो विल इंक्रीज। फोर सेक्टर मॉडल में क्या करेंगे देखिए मैं बताता हूं, लीकेज इंजेक्शन, टू सेक्टर की बात करें तो एस आई, थ्री सेक्टर की बात करें तो एस प्लस टी आई प्लस जी, फोर सेक्टर एस प्लस टी प्लस इंपोर्ट, इंपोर्ट भी तो लीकेज है आई प्लस जी प्लस एक्स, दोनों इक्वल है, एलएचएस आरएचएस इक्वल है सर्कुलर फ्लो इक्विलिब्रियम। एलएचएस ज्यादा है लीकेज ज्यादा है सर्कुलर फ्लो डिक्लाइन, आरएचएस ज्यादा है इंजेक्शन ज्यादा है सर्कुलर फ्लो विल इंक्रीज। क्या ही बकवास है बताओ। एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एस इक्विलिब्रियम, लीकेज ज्यादा है डिक्लाइन, इंजेक्शन ज्यादा है एनहांस होगा सर्कुलर। कितना आसान है, वो अपने पेजेस ओपन करके देखो कितना डिटेल में था और सब बता दिया मैंने आप लोगों को। सर एक बात बताइए, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर में कोई डिस्टिंक्शन है क्या? हाँ है ना। थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, फर्म है। फोर सेक्टर मॉडल में तीनों तो है पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थ्री सेक्टर मॉडल को क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है, फोर सेक्टर को ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर S प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और फोर सेक्टर मॉडल के अंदर S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। सर ये सर्कुलर फ्लो आखिरकार हम पढ़ते क्यों? क्योंकि सर्कुलर फ्लो को देख के आपको पूरी इकोनॉमी की वर्किंग समझ में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पता चलती है, आपको पता चलता है डिफरेंट सेक्टर हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे सभी सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है, आपको पता चलता है कि सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा कब छोटा कब होगा, इनकम कब बढ़ेगी इनकम कब छोटी होगी, सब पता चलेगा। सो यही उसके बेनिफिट है। इट इज इजी टू व्यू एंटायर इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताएगा, ये बताएगा डिफरेंट सेक्टर इंटरैक्ट कैसे करते हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट है इंटर रिलेटेड है, साइज ऑफ इनकम भी बताएगा कि भैया डिक्लाइन हो रही है एनहांस हो रही है या कांस्टेंट है, सब बताता है। हाँ सिचुएशन मिलेगी आप लोगों को वैसे टिक करना पड़ेगा। अरे कितना इजी है भैया, देखो कितना इजी है, कतई सिंपल दे रखा है, कतई सिंपल है। बह रही है मेरी बात, बह रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। आइए 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 सर, अब आप हमें सिखाइए डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस क्या है, आप हमें सिखाइए ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट बेस प्राइस और मार्केट प्राइस ये क्या चिड़िया का नाम है बताइए। बिल्कुल सिंपल। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, ये 8 एग्रीगेट्स है। तो बचा बाटी कहीं ग्रॉस है कहीं नेट है कहीं डोमेस्टिक है कहीं नेशनल है कहीं मार्केट प्राइस है कहीं फैक्टर कॉस्ट है, तो ये क्या है? और सर एक से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, ग्रॉस से नेट पर कैसे जाते हैं, सर डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं ये भी सिखा दीजिए। और ये 8 के 8 याद कैसे करने पहले तो ये बता दीजिए, हमसे कहीं छूट ना जाए और रिपीट ना हो जाए, कुछ ट्रिक है इसकी? बिल्कुल है ट्रिक। सबसे पहले आपको 4 बार ग्रॉस लिखना है, ग्रॉस 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 ग्रॉस, 4 बार नेट लिखना है, नेट 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 नेट, 4 बार ग्रॉस 4 बार नेट। अब इसका आधा कर दो, 2 बार डोमेस्टिक
2 बार नेशनल, 2 बार डोमेस्टिक, 2 बार नेशनल, हो गया। अब एक बार मार्केट प्राइस, एक बार फैक्टर कॉस्ट, 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 और प्रोडक्ट लगा दो। पहले 4 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 0। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा तो है ही नहीं, 0। स्पीड, यस। ठीक। 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट। पर सर ये ग्रॉस क्या है, डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है, नेट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये देखता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट है। 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने देख लिया कि 8 है। अब हम देखते हैं कि सर ये ग्रॉस और नेट क्या चिड़िया का नाम है, ग्रॉस वर्सेस नेट ये क्या क्या होता है। बेटा ग्रॉस में से अगर आप डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे, इकोनॉमी में देखिए कितने सारे एसेट्स हैं बेटा, ये एसेट हर साल यूज होते हैं, इनके ऊपर वियर एंड टीयर होता है, तो इस चीज के चलते हुए हमें इन पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है। सो डेप्रीसिएशन का एक और नाम इस्तेमाल करा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा दिया जाए तो नेट आएगा, और नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दो तो ग्रॉस आ जाएगा। तो पहला कन्वर्टर आ गया हमारे पास, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। दूसरा डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट, सॉरी डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है। आपको अल्टीमेटली तो सिर्फ 4 पॉइंटर्स याद रखने, मैं जितना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किसी काम का नहीं, अल्टीमेटली पॉइंटर पता होना चाहिए, ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन क्या बचा नहीं। अब सर ये डोमेस्टिक क्या होता है और नेशनल क्या होता है ये समझ लीजिए। बेटा देखिए डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, वो कोई भी बनाए, हमारे देश का व्यक्ति नेशनल या फॉरेन नेशनल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल बाउंड्री में बना हुआ है, हमारे देश में बना, कोई भी बनाया हमें फर्क नहीं पड़ता। और नेशनल मतलब हमारे देशवासी ने बनाया। सर तो डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक में हम ऐड करेंगे फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, हमारे लोगों ने बाहर जो इनकम अर्न करी वो ऐड किया क्यों, हमारा आदमी था, माइनस करेंगे हमारे देश में जो दूसरे लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, माइनस फैक्टर इनकम अक्रूड टू अब्रॉड। बेटा इसे प्यार से NFIA बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कुल मिला के होने क्या वाला है, ये मेरी पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया, और ये है बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको ये इंडियंस है, इंडियन नेशनल्स हैं, और बाहर 2-3 इंडियन नेशनल है। और ये जो पर्पल वाले दिख रहे हैं आपको ये फॉरेन नेशनल है, कलर बदल देता हूं। तो भैया पहले वाला आलू देखिए आप, पहले वाले के अंदर क्या है, मेरे इलाके में कोई भी बनाए, ब्लैक डॉट बनाए या ब्लू कलर बनाए, सर नेशनल बनाए नॉन नेशनल बनाए फर्क नहीं पड़ता, मेरे इलाके में बना डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जरा सोचिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लो, उसमें से ब्लू वाले हटा दो, माइनस फैक्टर इनकम पेड, और मेरे जो ब्लैक वाले हैं अभी हाल फिलहाल में उन्हें ग्रीन कर देता हूं, मेरे ग्रीन वालों को ऐड कर दो। मतलब कैसे निकलेगा सर, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वाला आलू लो, इसमें से ब्लू को माइनस कर दो और ग्रीन को ऐड कर दो, तो ये जो ग्रीन को ऐड कर रहे हैं और ब्लू को माइनस कर रहे हैं इसे बोलते हैं NFIA। तो NFIA क्या करता है, डोमेस्टिक के अंदर अगर आप NFIA ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है नेशनल,
और NFI मतलब फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पे। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है मेरे इलाके में कोई भी बनाए चलेगा, इंपॉर्टेंट है बन कहां रहा है। और नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता है? मेरा व्यक्ति बनाना चाहिए, अब वो कहीं पर भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे आदमी ने बनाना चाहिए। सर हमें कितना याद रखना है? आप लोगों को इतना ही याद रखना है, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल। और NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, NFI। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फर्क पड़ता है कहां पे बना, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कौन बना रहा है, मेरे इलाके बनना चाहिए डोमेस्टिक, और नेशनल मेरे व्यक्ति ने बनाना चाहिए। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय बोथ, नेशनल हो नॉन नेशनल हो, तेल लेने जाए पर मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी बनना चाहिए। सर यहां पर इंपॉर्टेंट है कि गुड्स कहां बना, वेयर इट इज प्रोड्यूस, मेरे इलाके में बना, डोमेस्टिक कोई भी बनाया चले। और सर नेशनल प्रोडक्ट, सर कौन बना रहा है, हु इज जनरेटिंग, इंपॉर्टेंट है। यहां पर मेरे देश का नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाना चाहिए। सर ये कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लो, उसमें से हटा दो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ऐड कर दो फैक्टर इनकम रिसीव्ड, इसको बोलते हैं NFIA। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA कैसे निकलता है? डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड माइनस इनकम पेड। आपको कितना याद रखना है? सर हमको तो इतना याद रखना है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल, नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। देखिए जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो, आपको लगता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। लैंड के केस में क्या देते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर आप इन चारों को ऐड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो सर ये फैक्टर कॉस्ट है क्या? अरे फैक्टर कॉस्ट बहुत सिंपल है, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, उनको जो पैसा दे रहे हो वो आपके लिए फैक्टर कॉस्ट है। तो भैया मैंने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के हिसाब से 20 रुपए आ रहे हैं, लेकिन बेटा गुड समझ 20 नहीं 100 रुपए आ रहे हैं, मान लीजिए सारी फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, पर गुड्स मार्केट में 100 रुपए में नहीं बिकता है। गुड्स जब मार्केट में बिकता है इसके अंदर कई बार ऐड होता है इसके अंदर GST, और कई बार लेस होती है सब्सिडी, तब जाके मिलता है मार्केट प्राइस। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं फैक्टर कॉस्ट के अंदर GST ऐड करूं, सब्सिडी लेस करूं तो मार्केट प्राइस निकलता है। तो ये GST मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इसे बोला जाता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऐड करो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो सब्सिडी। अच्छा अब इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट टैक्स और एक होता है प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब होता है लाइसेंस, परमिट, और प्रोडक्ट टैक्स का मतलब होता है GST। मैंने यहां पर जो एडलेस किया है, मैंने प्रोडक्ट टैक्स को एडलेस किया, प्रोडक्शन टैक्स को नहीं। अब कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है बेटा, मैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की मदद से प्रोडक्शन करूंगा। इन चारों को जो पेमेंट देने वाला हूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसे क्या मैं फैक्टर कॉस्ट कह सकता हूं? फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं ऐड करता हूं प्रोडक्शन टैक्स जैसे कि लाइसेंस और परमिट, तो इसे बोला जाता है बेस प्राइस। और अगर मैं बेस प्राइस में ऐड करता हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मुझे मिलता है मार्केट प्राइस। मान लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को सबको मिला के फैक्टर कॉस्ट आ रहा है 100। प्रोडक्शन लाइसेंस टैक्स परमिट यानी कि प्रोडक्शन टैक्स मुझे बोल रखा है कि 12 रुपया है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे बोल रखा है 30 रुपया।
तो फैक्टर कॉस्ट कितना हो गया 100। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर रहा हूं तो बेस प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 112। और अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो मुझे बेस प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। सर सिंप्लीफाई कर दो, बहुत सिंपल। अब मैं एक ही इक्वेशन लिख रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर आप प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर रहे हो तो बेस प्राइस मिला, और एनआईटी ऐड कर रहे हो तो मार्केट प्राइस मिला। ये सिंगल इक्वेशन। फैक्टर कॉस्ट में आपने प्रोडक्शन टैक्स ऐड किया, प्रोडक्शन टैक्स ऐड किया, तो ये बन गया बेस प्राइस, और बेस प्राइस में एनआईटी ऐड हो गया, मार्केट प्राइस बन गया। सर इस फॉर्मूले को और खोल सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अधिकतर क्वेश्चन में ना ये गायब रहता है, इसलिए आपको इक्वेशन में लगता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। नहीं, फैक्टर कॉस्ट में सबसे पहले प्रोडक्शन टैक्स ऐड होगा और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा। सर एग्जाम में क्या करना, सारे टैक्स ऐड कर लेना, दिमाग में इतना ही रखना। पढ़ते हैं तो देखिए फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है। सर सम ऑफ फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन करने पर टैक्स, लाइसेंस, स्टैम्प ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ऐड करेंगे, और प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन तो बेस प्राइस मिलेगा। अच्छा, बेस प्राइस के अंदर आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। तो सिंपली स्पीकिंग फैक्टर कॉस्ट लीजिए, उसके अंदर प्रोडक्शन टैक्स ऐड करिए, बन जाएगा बेस प्राइस। ऐड कर दीजिए प्रोडक्ट टैक्स यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट प्राइस। सो ये समझ में आई आपको इक्वेशन। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है। सर मार्केट प्राइस में पहले फैक्टर कॉस्ट लो, प्रोडक्शन टैक्स भी ऐड करो, इसे बोलेंगे बेस प्राइस, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड करो, आ जाएगा मार्केट प्राइस। जनरली क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन टैक्स नहीं देते। तो लीजिए समराइज करके दे देता हूं मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में। बेटा अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो नेट बचेगा। समरी नीचे दे रखी है, नहीं लिखवा, 3 इक्वेशन याद रखनी है। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन जाएगा तो नेट बचेगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड होगा तो ग्रॉस। दूसरा, डोमेस्टिक में ऐड करेंगे एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको मिलेगा नेशनल। और एनएफआईए कैसे निकलेगा। सर फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। और लास्ट में आप लोगों को बता देता हूं मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा। सर फैक्टर कॉस्ट लो, फैक्टर कॉस्ट के अंदर एनआईटी ऐड करो, आपको मिल जाएगा मार्केट प्राइस। कभी कभी आप ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अधिकतर क्वेश्चन में प्रोडक्शन टैक्स नहीं दिया जाता, ठीक है, इसलिए ऊपर वाली इक्वेशन चल जाती है। और एनआईटी का मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब देखिए नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट, ग्रॉस 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 ग्रॉस, नेट 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 नेट, 2 बार डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक, ये दोनों सेम हो गए गलती से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट बराबर है। डोमेस्टिक नेशनल डोमेस्टिक, 4 बार सबसे पहले आप ग्रॉस लिखेंगे, ग्रॉस 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 ग्रॉस, फिर 4 बार नेट नेट नेट
नेट। फिर 2 बार डोमेस्टिक, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नेशनल नेशनल। फिर मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। दैट्स सिंपल। 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स भी हो गए। अच्छा सर, इंडिया में किसे नेशनल इनकम माना जाता है इन 8 में से? एनएनपीएफसी को, एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम माना जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब सर इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है सर, यहाँ पर NFIA एडजस्टेड है, और नेशनल है मतलब सॉरी नेट है मतलब डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन हट चुका है, NFIA एडेड है, और सर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट को चूज किया। ठीक है, इसे ही माना जाता है। सर आप जिसमें फॉर्मूला थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, आप लोग पीछे करके देख सकते हो, मैं जितनी बार स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीन हल्का सा लैग आ जाता है, तकलीफ होती है, पीछे करके देख लो। तो आइए, आज हमने पूरा सर्कुलर फ्लो पढ़ा, 2 सेक्टर पढ़ा, 3 सेक्टर पढ़ा, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़े, सर्कुलर फ्लो की इंपॉर्टेंस पढ़ी, ग्रॉस वर्सेस नेट, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, फैक्टर प्राइस सॉरी फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस देखा, बेस प्राइस देखा, 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट देखे, और एनएनपीएफसी को हम एक बेटर मेजर मानते हैं। नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गंदी और नंदी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ेंगे। फिर सारे मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर की निशत है, ठीक है।